नमस्कार। आज हम बात करेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला के बारे में। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, कैसे किसी मॉलिक्यूल का न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाया जाता है, तो इसके कुछ रूल्स हैं जिनके बारे में बात करें। नंबर 1, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला में संपूर्ण मॉलिक्यूल को यानी कंप्लीट मॉलिक्यूल को एक सर्कुलर फॉर्म में दर्शाया जाता है। पूरे मॉलिक्यूल को एक सर्कुलर फॉर्म में शो किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें मॉलिक्यूल की सेंट्रल कार्बन कार्बन चेन को सेलेक्ट किया जाता है। यानी सेंट्रल कार्बन कार्बन चेन की बात करें तो यहाँ पे जैसे हमने एग्जांपल लिया है ब्यूटेन का, तो ब्यूटेन यानी CH3 CH2 CH2 CH3, तो यहाँ पे CH2 CH2 जो मिडिल पार्ट है उसको हम सेंट्रल चेन के रूप में, सेंट्रल कार्बन चेन के रूप में सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूल की सेंट्रल कार्बन कार्बन चेन को सिलेक्ट किया जाता है। और इस सिलेक्टेड सेंट्रल कार्बन कार्बन चेन को सर्किल के सेंटर में दर्शाया जाता है। मान लीजिए हमने ब्यूटेन का एग्जांपल लिया और तो यहाँ पे CH2 तो एक CH2 फ्रंट साइड का, नेक्स्ट बैक साइड का, तो एक CH2 यहाँ पे शो कर दिया हमने, दैट कार्बन और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन यानी CH2, और नेक्स्ट CH2 इसके बिहाइंड बैक साइड के अंदर शो किया जाता है। तो जो सिलेक्टेड कार्बन कार्बन चेन है, सेंट्रल कार्बन कार्बन चेन है, उसे सेंटर में, सर्किल के सेंटर में दर्शाया जाता है। अब कैसे दर्शाया जाता है? एक कार्बन को सर्किल के फ्रंट साइड में, तो दूसरे कार्बन को सर्किल के बैक साइड में, यानी उस कार्बन के ठीक बैक साइड में दर्शाया जाता है। जैसे एक कार्बन, सेंट्रल कार्बन कार्बन जो चेन है उसके एक कार्बन यानी CH2, यहाँ पे ब्यूटेन की बात करते हैं तो CH2, तो एक CH2 को हमने सर्किल के सेंटर में दर्शा दिया, तो दूसरे CH2 जो है, ब्यूटेन की बात करें तो उसमें अदर जो CH2 है उसको हमने इस सेंटर का जो कार्बन सेलेक्ट किया है इसके ठीक बिहाइंड, पीछे की ओर दर्शाया जाता है। तो दोनों जो सेंट्रल कार्बन कार्बन चेन है उसमें एक कार्बन को फ्रंट साइड में, सर्किल के फ्रंट साइड में, और दूसरे कार्बन को सर्किल के बिहाइंड साइड में, बैक साइड में शो किया जाता है। अब उसके बाद जो फ्रंट साइड का कार्बन है जिसको हमने फ्रंट साइड में शो किया है, उससे जुड़े हुए अन्य ग्रुप्स या एटम को दर्शाया जाता है इस तरह से कि ताकि एक नॉर्मली हम बात करें तो वो दूर दूर रहे ताकि स्टेबल रहे। तो इनको हम इसकी परिधि पर, पेरिफेरल पे शो कर दिया। तो फ्रंट कार्बन से जुड़े हुए अदर एटम या ग्रुप्स को दर्शाया जाता है, और बैक साइड का जो कार्बन है उस कार्बन से जुड़े हुए, बैक साइड का कार्बन यानी सेंट्रल कार्बन चेन का कार्बन, तो उससे जुड़े हुए अन्य ग्रुप्स या एटम को सर्किल की परिधि पर शो किया जाता है, पेरिफेरल पर दर्शाया जाता है। क्योंकि फ्रंट साइड का कार्बन तो हमें शो हो रहा है, लेकिन बैक साइड का जो कार्बन है वो हमें यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, इसलिए उसे उससे जुड़े हुए यानी इसके ठीक पीछे की ओर बैक साइड का कार्बन माना जाता है, और उससे जुड़े हुए ग्रुप यहाँ पे पेरिफेरल पे दर्शा देते हैं।
तो जैसे यहाँ पे फ्रंट साइड कार्बन उससे जुड़े हुए CH2 है तो 2 हाइड्रोजन, दैट हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, और CH3 हमने यहाँ शो कर दिया। और इसी तरह से ब्यूटेन के अंदर जो बैक सेंट्रल कार्बन चेन का दूसरा जो कार्बन है CH2 और उससे जुड़े हुए ग्रुप CH3, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बैक साइड कार्बन जुड़े हुए और बैक साइड से कार्बन जुड़ा हुआ CH3। तो इस प्रकार से हम न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला बना सकते हैं, किसी कंपाउंड का शो कर सकते हैं। अब इसमें कि कितने कन्फॉर्मर बनते हैं, इसके कितने कन्फॉर्मर बनते हैं। कन्फॉर्मर वे एक तो होते हैं कन्फॉर्मर, एक होते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो कन्फॉर्मर तो वे होते हैं जो बिना बॉन्ड ब्रेकिंग के ही एक शेप से दूसरे शेप में या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं रोटेशन से, सिंगल बॉन्ड रोटेशन के थ्रू, फ्री रोटेशन के थ्रू एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्फॉर्मर कहलाते हैं। और जो बॉन्ड ब्रेकिंग के द्वारा होते हैं जैसे सिस है, ट्रांस है, तो वो होते हैं तो जो जिन्हें बॉन्ड ब्रेकिंग रिक्वायरमेंट होती है वो होते हैं कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर। तो यहाँ पे कन्फॉर्मर जो बनते हैं, तो यहाँ सबसे पहले हम बात करें कि दो फॉर्म इसकी हो सकती है, जिसमें फ्रंट साइड से जुड़े हुए कार्बन और फ्रंट साइड से जुड़े हुए कार्बन से फ्रंट साइड के कार्बन से जुड़े हुए अन्य एटम्स या ग्रुप्स और बैक साइड के कार्बन से जुड़े हुए अन्य एटम्स या ग्रुप्स दोनों एक दूसरे के फ्रंट साइड कार्बन और बैक साइड कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप्स या एटम्स या तो हो सकते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक जस्ट ऊपर, यानी फ्रंट साइड कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप्स और बैक साइड के कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप्स के ठीक ऊपर हो सकते हैं। ऐसी फॉर्म बनती है तो उसको हम कहते हैं इक्लिप्स्ड। जैसे इसमें देखिए यहाँ पे इक्लिप्स्ड कि फ्रंट कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन और CH3 यानी फ्रंट कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप्स और बैक साइड के कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप है वो ठीक उसके ऊपर है। यहाँ ये हाइड्रोजन उस CH3 के जस्ट ऊपर आ रहा है, यहाँ पे CH3 बैक साइड के कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन के ऊपर आ रहा है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन बैक साइड के हाइड्रोजन के ऊपर आ रहा है। तो फ्रंट साइड के कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप्स या एटम बैक साइड के कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप्स या एटम के ठीक ऊपर की साइड हो, तो ऐसी पोजीशन को हम कहते हैं इक्लिप्स्ड यानी ग्रसित। और यदि फ्रंट साइड के कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप्स या एटम बैक साइड के कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप्स या एटम के ठीक बीच में हो, जैसे इस पोजीशन में देखिए, तो यहाँ पे जैसे फ्रंट कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन और CH3 बैक साइड के कार्बन जुड़े हुए CH3 हाइड्रोजन के ठीक बीच में है, तो इस तरह के फॉर्म को हम कहते हैं स्टैगर्ड या सांतरित फॉर्म। तो दो मुख्य तरह के फॉर्म बनते हैं इसमें, स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड। अब यदि ग्रुप सेम है तब तो दो बनेंगे, लेकिन यदि फ्रंट साइड के कार्बन और बैक साइड के कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप्स डिफरेंट है, मान लीजिए यहाँ पे हम एथेन की बात करें, तो एथेन की बात करेंगे तो उससे दो ही फॉर्म बनेंगे, इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड, क्योंकि सारे ग्रुप से वो फ्रंट साइड कार्बन जुड़े हुए तीनों हाइड्रोजन है, बैक साइड कार्बन जुड़े हुए तीनों हाइड्रोजन है, सेम है, तो वहां पे दो ही फॉर्म बनेंगी, स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड। लेकिन ब्यूटेन के अंदर हम बात करते हैं तो वहां पे सेंट्रल कार्बन कार्बन यानी CH2 और उससे जुड़े हुए ग्रुप है, वो कार्बन से जुड़े हुए दो हाइड्रोजन है और एक CH3 है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी और बनती है गॉच एंड फुल इक्लिप्स की बात। अब गॉच फॉर्म क्या होती है, ये स्टैगर्ड और इक्लिप्स दोनों के बीच की फॉर्म होती है, होती तो एक स्टैगर्ड फॉर्म ही है, लेकिन स्टैगर्ड फॉर्म के अंदर भी यदि हम ये कहें कि सेम ग्रुप, जैसे यहाँ पे CH3 और CH3 दोनों जो सेम ग्रुप है वो एक दूसरे के अपोजिट है, यानी जो इंटरेक्शन जिनमें होता है, बल्कि जो ग्रुप है वो एक दूसरे के बहुत दूर है, अपोजिट साइड में है, तो वो स्टैगर्ड हो गया। लेकिन यहाँ पे देखें तो स्टैगर्ड फॉर्म ही है, लेकिन ये क्या है, जो बल्कि ग्रुप जो है वो पास पास आ जाते हैं, तो इस
इससे कारण इसमें इंटरेक्शन होता है। यहाँ पे इंटरेक्शन की संभावना बहुत कम होती है, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इंटरेक्शन कम, एनर्जी लोअर, स्टेबिलिटी हाई होती है। जबकि गॉस फॉर्म के अंदर यहाँ पर दोनों जो बल्कि ग्रुप है वो एक दूसरे के कंपेरेटिवली पास में आ जाते हैं, तो इंटरेक्शन बढ़ जाता है थोड़ा, तो स्टेबिलिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है स्टैगर्ड की बजाय। इक्लिप्स्ड में है ही दोनों एक दूसरे के ऊपर लगभग पास पास में है, इंटरेक्शन ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी कम होगी। तो यहाँ पे यदि ये बनती कैसे है, स्टैगर्ड, इक्लिप्स्ड, गॉज, फुल्ली इक्लिप्स्ड, फिर गॉज फॉर्म बनती है। तो यदि हम फ्रंट साइड कार्बन और बैक साइड कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप्स में बैक साइड कार्बन को फिक्स रखते हुए, बैक साइड कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप्स को फिक्स रखते हुए फ्रंट साइड कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप्स को 60 डिग्री रोटेट करवा दें, तो यानी बैक साइड कार्बन जुड़े हुए ग्रुप्स जो है उनको तो हम फिक्स रखें और इस फ्रंट साइड कार्बन जुड़े हुए ग्रुप्स को 60 डिग्री से रोटेट करवाएं, तो ये रोटेट कराने पे क्या हुआ, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, ये CH3 यहाँ पे आ गया। तो दोनों जो ग्रुप्स हैं, दोनों कार्बन से जो ग्रुप से एटम्स हैं वो एक दूसरे के अपर साइड में, एक दूसरे के ऊपर, यानी ऊपर वाले कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप्स हैं वो नीचे वाले कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप्स के ठीक ऊपर आ जाते हैं, एक लिस्ट फॉर्म बन जाती है। फिर इसका हम 60 डिग्री रोटेशन कराएं तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और ये CH3 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये देखिए नेक्स्ट बन गया। अब यहाँ पे CH3 और CH3 दोनों पास में आ गए, बल्कि ग्रुप पास में आ गए, नया फॉर्म बन गया गॉज, जो इक्लिप्स्ड से ज्यादा स्थायी होता है लेकिन स्टैगर्ड से कम स्थायी होता है। फिर इसको 60 डिग्री रोटेशन करवाया हमने, तो यहाँ पे बल्कि ग्रुप एक दूसरे के जस्ट अपोजिट ऊपर आ जाते हैं। यहाँ तो जस्ट स्टैगर्ड वाले में तो देखिए जस्ट अपोजिट है, लेकिन हमने जो रोटेशन कराया तो यहाँ पे बल्कि ग्रुप यानी CH3 ग्रुप जो है, बड़े ग्रुप, वो एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, जिससे इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है, स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो फुल्ली इक्लिप्स्ड जो है वो सबसे कम स्टेबल होता है, एनर्जी ज्यादा होती है इसकी। फिर रोटेशन करवाया हमने, फिर ये CH3 इस गॉज फॉर्म में आ जाता है। तो इस प्रकार स्टैगर्ड फॉर्म या किसी भी एक फॉर्म को लेकर उसका 60 डिग्री रोटेशन कराए तो अन्य फॉर्म प्राप्त हो जाती है। अब इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात करें, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात करें तो एनर्जी वर्सेस रोटेशन की बात करें यहाँ पे, तो एनर्जी किस तरह से देखिए। अब यहाँ पे ये स्टैगर्ड फॉर्म, यहाँ पे हमने स्टैगर्ड फॉर्म जो है यहाँ पे CH3 और CH3 दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में है, बहुत दूर है एक दूसरे से, इंटरेक्शन की संभावना बहुत कम है, एनर्जी बहुत कम है, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो एनर्जी सबसे लोअर हो जाएगी स्टैगर्ड की। नेक्स्ट फॉर्म की बात करें, यहाँ पे हमने इसको रोटेशन करवाया तो ये इक्लिप्स्ड फॉर्म में आया, इक्लिप्स्ड फॉर्म में आया तो इसकी एनर्जी बढ़ गई, क्योंकि अब इक्लिप्स्ड में है, एक फुल इक्लिप्स्ड है। यहाँ इक्लिप्स्ड फॉर्म में क्या है, जो दोनों ग्रुप्स हैं वो एक छोटा ग्रुप है और एक बड़ा ग्रुप है, तो थोड़ा इंटरेक्शन कम होता है। लेकिन यहाँ पे दोनों इक्लिप्स्ड, फुल्ली इक्लिप्स्ड के अंदर दोनों ही बड़े ग्रुप एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं, बहुत नियरेस्ट आ जाते हैं, जिससे इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है, कंपेरेटिवली ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे इस इक्लिप्स्ड की बात करें तो एनर्जी 3.4 किलो कैलोरी पर मोल के आसपास होती है, और फुल इक्लिप्स्ड की बात करें तो इसकी एनर्जी 4.4 से 6 किलो कैलोरी पर मोल, सबसे ज्यादा एनर्जी, स्टेबिलिटी सबसे कम। और फिर इक्लिप्स्ड को फिर रोटेशन करवाया हमने तो गॉज फॉर्म, जिसकी एनर्जी डाउन आ जाती है, फिर इतनी आ जाती है, जो डिफरेंस है वो इस एनर्जी का और इसे डिफरेंस है 0.8 किलो कैलोरी का डिफरेंस हो जाता है, हम स्टैगर्ड से कंपैरिजन करें तो। फिर उसके बाद तो ये अब यहाँ पे जो गॉज फॉर्म बन रही है, गॉज फॉर्म में फिर ये बराबर एनर्जी आ जाती है, इसके पहले वाले गॉज के 0.8 का डिफरेंस आ जाता है स्टैगर्ड से। तो इस प्रकार स्टैगर्ड फॉर्म जो है वो सबसे अधिक स्थायी है, क्योंकि बल्कि ग्रुप एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, इंटरेक्शन कम होता है। फुल इक्लिप्स्ड में इक्लिप्स्ड फॉर्म कम स्थायी है, स्टैगर्ड से कम स्थायी गॉज है, गॉज से कम इक्लिप्स्ड है, और इक्लिप्स्ड से भी कम स्थायी है फुल इक्लिप्स्ड, जिसमें बल्कि ग्रुप एकदम पास पास आ जाते हैं, इसलिए में स्थायित्व कम हो जाता है। तो इस प्रकार हम
किसी भी कंपाउंड का ह्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला है वो ज्ञात कर सकते हैं, शो कर सकते हैं उसे, और उसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के द्वारा कौन सा ज्यादा स्थायी है, कौन सा कम स्थायी है, वो दर्शाया जा सकता है। थैंक यू।